जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग उद्देशिका देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उद्देशिका से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो या वनडे का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उद्देशिका से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है भारत के संविधान में उद्देशिका, जिसे दोस्तों इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, और उद्देशिका को दोस्तों प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो आइए जरा पहले हम लोग उद्देशिका को पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग दोस्तों उद्देशिका को देखेंगे। अगर दोस्तों आपको भी उद्देशिका को ठीक से पढ़ना है, पढ़ना क्या आपको दोस्तों, इसे याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको दोस्तों ये उद्देशिका जो है एनसीईआरटी के किसी भी किताब में आप देखिएगा दूसरे पेज पर उद्देशिका लिखी गई है। तो आप उसे एक बार एनसीईआरटी को किताब को खोल के उद्देशिका को पढ़ लीजिएगा। तो आइए जरा हम लोग यहाँ पर उद्देशिका को पढ़ते हैं। पहले आप यहाँ देख सकते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये दोस्तों उद्देशिका में ये बातें लिखी गई है। अब इन बातों में क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को, दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि उद्देशिका में भारत को कितनी बार प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे 2 बार। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को, तो भारत को कितनी बार उद्देशिका में प्रयोग किया गया है? 2 बार। भारत को क्या बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो भारत को ये सब बनाना चाहते हैं। इसमें उद्देशिका को कहा गया है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है, समाजवादी बनाना है, पंथ निरपेक्ष बनाना है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। फिर उसके बाद देखेंगे उसकी समस्त नागरिकों को, यानी कि भारत में जो नागरिक है उन सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि उन्हें न्याय मिलनी चाहिए। किस तरीके से? सामाजिक में, आर्थिक में और राजनीतिक में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये स्वतंत्रता किस में मिलनी चाहिए? विचार में, अभिव्यक्ति में, विश्वास में, धर्म में और उपासना में। इन सब की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, नागरिकों को दोस्तों समता यानी कि समानता भी मिलनी चाहिए। किसमें? प्रतिष्ठा और अवसर की। तो ये सारी बातें उद्देशिका में कही हैं। इसको हम लोग दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे समता के बाद प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। यानी व्यक्ति की क्या होनी चाहिए? गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। दोस्तों, उद्देशिका में ये जो तारीख आपको दिख रही है 26 नवंबर 1949, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि हम भारत के लोग से लेकर आत्म अर्पित करते हैं, ये सारी बातों में ये जो तारीख है वो बता रही है कि हम अब क्या करेंगे देश के लिए। तो इन्होंने यही कहा कि 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को क्या करेंगे? अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करते हैं। अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना। ठीक, यानी कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसे लागू करेंगे। और आत्म अर्पित करते हैं, यानी कि अपनी आत्मा से इसे अर्पित करते हैं। तो बहुत बार पूछा गया है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं। ये सारी बातें जो अभी आपने पढ़ी, इन सभी बातों को यहाँ पर कह दिया गया कि अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं। अधिनियमित यानी कि हमने ये संविधान बना लिया है, तैयार कर लिया है और इसे लागू करते हैं और आत्म अर्पित करते हैं। ठीक, तो आप इस तारीख को याद रखिएगा। अब हम लोग दोस्तों प्रस्तावना के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना दोस्तों एक भूमिका है, आमुख है। इंग्लिश में बताएं तो इंट्रोडक्शन, बी फेस। पूछा गया है कि प्रस्तावना क्या है, तो आप बताएंगे प्रस्तावना एक भूमिका है, जिसमें दोस्तों मान लीजिए आपकी एक किताब है। आपने अपनी किताबों में ही देखा होगा कि उस किताब की पहले पेज में वो सारी बातें आपको लिख दी जाती है कि आपकी इस किताब में क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं दी गई है। तो उन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं? प्रस्तावना यानी कि भूमिका। ठीक, तो ऐसे ही दोस्तों हमारे भारत के संविधान में इस प्रस्तावना में पहले ही पेज पर सारी बातें लिख दी गई है कि भारत का संविधान कैसा होगा, उसमें भारत के नागरिकों को क्या क्या मिलनी चाहिए और क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं प्रस्तावना की संकल्पना। प्रस्तावना की संकल्पना को यूएसए से लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले संविधान जो है वो यूएसए का बना था, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे पहले आज़ाद कौन सा देश हुआ था? यूएसए। तो यूएसए में ही पहला संविधान बना था दुनिया में, और यूएसए के ही संविधान में दोस्तों सबसे पहले प्रस्तावना को लिखा गया था। तो दुनिया में जो बाकी सभी देश हैं, उन देशों ने भी यूएसए के संविधान को अपनाया और उसी के प्रस्तावना को लेकर अपने अपने देश के संविधानों में रखा। तो हमारे भारत ने भी दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को यूएसए से लिया गया। ठीक, दूसरी बात आपको यहाँ पर नोट करनी है कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया। हमने आपको अभी बताया कि अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले किस संविधान के देश ने
प्रस्तावना को अपनाया? तो आप बताएंगे अमेरिकी संविधान ने। ठीक, फिर आप देखेंगे प्रस्तावना की भाषा, गठन और शैली। ये सब चीज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रस्तावना की भाषा है, गठन है और शैली है, ये सारी चीजें दोस्तों कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो बहुत बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। गठन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की शैली कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। दूसरी बात दोस्तों, प्रस्तावना आपको क्या बताती है? ये भी आपको प्रश्न पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर देखना है प्रस्तावना हमें क्या बताती है। प्रस्तावना हमें ये बताती है कि शासन का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य और संविधान के अधिनियमित होने की तिथि। ये सारी दोस्तों प्रस्तावना बताती है कि शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संविधान के उद्देश्य क्या होने चाहिए और संविधान के अधिनियमित होने की तिथि क्या होनी चाहिए, जो हमने दोस्तों इसमें पढ़ा। इसी को हम लोग दोस्तों आगे जानेंगे। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया। अब दोस्तों आगे देखते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना को दोस्तों जैसे संविधान है, संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस टाइम दोस्तों कुछ बैठकें हुई। बैठकें यानी कि मीटिंग हुई, क्योंकि दोस्तों संविधान जब बनाया जा रहा था तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग तारीखों में कुछ मीटिंग हो रही थी, जो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए जरा देखते हैं। प्रस्तावना में दोस्तों यहीं पर देखेंगे संविधान सभा की बैठकें। इसी से हमें पता चलेगा। आप जानते हैं कि संविधान सभा में कुछ 3 प्रकार की बैठकें होती हैं। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी बैठकें हैं, लेकिन ये 3 बैठकें जो होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहली बैठक आप देखेंगे यानी कि पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस मीटिंग में अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि संविधान की जो पहली बैठक थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ये भी बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये पहली मीटिंग यानी कि पहली बैठक में हुई थी। और पहली बैठक कब हुई थी ये भी प्रश्न पूछा गया है, 9 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरी बैठक होती है यानी कि सेकंड मीटिंग होती है। सेकंड मीटिंग दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इस सेकंड मीटिंग में अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। और यही दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी रूप से अध्यक्ष बनते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि स्थायी रूप से किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये दोस्तों किस मीटिंग में बैठते हैं? तो सेकंड मीटिंग में। और ये सेकंड मीटिंग कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद दोस्तों तीसरी बैठक यानी कि तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को, जो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप दोस्तों इन तारीखों को कैसे याद रखेंगे? जैसे आप जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं हर 2 दिन बाद दूसरी बैठक और तीसरी बैठक हो रही है। तो 9 के बाद 2 दिन बाद दोस्तों 11, 11 के बाद दोस्तों 13, तो 2 दिन का गैप है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो 2 दिन का गैप है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो तीसरी बैठक दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस तीसरी बैठक में
अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को रखी गई थी, तो 13 दिसंबर 1946 को। कौन सी मीटिंग थी, तो तीसरी मीटिंग थी, यानी कि तीसरी बैठक थी। और उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही तीसरी बैठक में, यानी कि जब संविधान की तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी, तो इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य को पढ़ा था और उस उद्देश्य को प्रस्ताव के रूप में संविधान में रखा। और फिर इस प्रस्ताव को वहाँ पर दोस्तों एक भाषण में इसे पढ़कर सुनाया। और इस 13 दिसंबर को उद्देश्य का जो प्रस्ताव रखा गया, उस दिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसे दोस्तों अलग तारीख के दिन स्वीकार किया गया और वो था 22 जनवरी 1947 को। तो पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, 13 दिसंबर को। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका, अभी हम लोग दोस्तों उद्देशिका पढ़ी थी, उसमें दोस्तों 4 बातें बताती है। यानी कि ये जो प्रस्तावना है, हमने जो प्रस्तावना पढ़ी, वो 4 बातें बताती है। वो 4 बातें क्या बताती है, एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात ये बताती है शक्ति का स्रोत, यानी कि प्रस्तावना बताती है जो शक्ति का स्रोत है वो किसके हैं, भारत के लोगों के पास है। कभी भी आपसे पास एग्जाम में पूछा जाए कि प्रस्तावना में या उद्देशिका में शक्ति का स्रोत या सर्वोच्च किसे बताया गया है, तो भारत के लोग को, यानी कि भारत की जो जनता है उनको सर्वोच्च बताया गया है। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना में शक्ति का सर्वोच्च किसे बताया गया है, भारत के लोगों को। फिर आप देखेंगे दूसरी बात प्रस्तावना क्या कहती है, सत्ता या शासन का स्वरूप या प्रकृति। दोस्तों सत्ता या शासन का स्वरूप या प्रकृति कैसा होना चाहिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, आप देख सकते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी कि जो हमारे भारत में जो शासन है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत जो है, यानी कि भारत में जो शासन है, जो सत्ता है, वो आंतरिक एवं बाहरी दोनों ही तरफ से निर्णय ले सकती है। अगर दोस्तों आंतरिक में किसी प्रकार का निर्णय लेना है या बाहर के मामलों में किसी प्रकार का निर्णय लेना है, तो वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। दूसरी बात समाजवादी, भारत में समाजवादी दोस्तों सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, दोनों प्रकार की हैं। दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ तीसरी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत जो है सभी धर्मों को एक समान मानता है, किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता। फिर आप देखेंगे यहाँ पर चौथी बात क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी कि भारत का जो शासन है वो कैसा है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए। यानी कि गणराज्य का मतलब होता है जैसे हमारे देश में जो राजा है, जैसे राष्ट्रपति, वो क्या है, वो एक जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी कि हमारे देश का जो राजा होगा वो भी जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है हमारे देश का राजा भी एक जनता के द्वारा चुना जाएगा, यानी कि उस राजा का चुनाव भी किया जाएगा। ठीक, तीसरी बात दोस्तों संविधान का लक्ष्य यानी कि उद्देश्य।
आप सभी जानते हैं कि संविधान का लक्ष्य क्या क्या होना चाहिए। अभी हम लोगों ने उद्देशिका में पढ़ा। एक तो होना चाहिए न्याय, और न्याय में क्या क्या बातें हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार की न्याय होनी चाहिए, ये संविधान का लक्ष्य है। बहुत बार पूछा गया है कि उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय कही गई है? तो 3 प्रकार की, आप देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, स्वतंत्रता, यानी कि संविधान का लक्ष्य क्या है? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता कितनी प्रकार की होनी चाहिए? 5 प्रकार की। ये भी दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है। कौन कौन से 5 प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये संविधान का लक्ष्य है। तीसरी बात आप देखेंगे समता। समता यानी कि समानता। समानता दोस्तों 2 प्रकार की होनी चाहिए। ये भी प्रश्न में पूछा गया है कि उद्देशिका में कितने प्रकार के समानता या समता दी गई है? तो आप बताएंगे 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कैसे? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं, यानी किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझना है। अवसर, अवसर का मतलब होता है अगर किसी भी प्रकार की, जैसे कोई नौकरी है, कोई लाभ है, उसमें दोस्तों सबको अवसर जो है मिलना चाहिए। ठीक। फिर आप देखेंगे चौथी बात क्या है? संविधान का चौथा लक्ष्य क्या है? कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता होनी चाहिए। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, और राष्ट्र में क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे चौथी बात क्या है? चौथी बात है अधिनियमित, यानी कि लागू होने की तिथि। जो हमने आपको बताया लागू होने की तिथि, उसमें क्या लिखी गई है? 26 नवंबर 1949। तो आपने देखा प्रस्तावना कितनी बातें बताती है? 4 कौन कौन सी? शक्ति का स्रोत, सत्ता या शासन का स्वरूप या प्रकृति, संविधान का लक्ष्य या उद्देश्य, और चौथी बात देखेंगे अधिनियमित या लागू होने की तिथि, जो 26 नवंबर 1949 को है। तो ये दोस्तों प्रस्तावना थी जो हमने बेसिक पढ़ा। अब इस प्रस्तावना की कुछ डिटेल्स में हैं जो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।